हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंश या नए नए इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं है तो हो जाओ यार। फाइनली बड़ी मुशक्क़तों के बाद मैं फाइनली ट्रैक पे आते हुए आपसे जो मैंने कल बोला था कि मैं आज आपके लिए आपका ये सेकंड यानी कि लास्ट एपिसोड लेके आऊँगी मेरे वन शॉट का, जो मैं लेके आई हूँ। सो आई होप आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। और हाँ, मेरे क्वेश्चंस का जवाब दिया करो यार। लास्ट टाइम मैंने पूछा था कि आपको क्या लगता है कि क्या होगा विंग के साथ, विंग ने क्या सोच रखा है, आपने बताया क्यों नहीं। खैर अब तो आपको पता चल ही जाएगा। आज वैसे भी लास्ट एपिसोड है ना इस स्टोरी का, तो आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा। एंड दूसरी चीज़, मेरी वॉइस थोड़ी सी बेकार हो रखी है, कोल्ड हो रखा है ना मुझे, इसलिए तो उसे इग्नोर करना बेबीज़ प्लीज़। एंड फाइनली हम बिना किसी देरी के अपनी स्टोरी में आगे बढ़ जाते हैं। विंग जो अभी अपने रूम में बहुत अच्छे से आराम कर रहा था, काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन अंकल मिंगजे और उसके डैड दोनों वहाँ नहीं आए थे। इसलिए विंग वहाँ से उठकर वो बाहर जाता है। बाहर की तरफ जाते हुए वो हर जगह ढूंढता है, पर उसे ना तो मिंगजे दिखाई देता है ना ही अपना डैड। विंग थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो अपने कंधे उचकाते हुए वापस अपने कमरे में आता है और आवाज़ लगाता है, डैड मुझे भूख लगी है। उसे पता था कुछ ही मिनटों में उसका खाना उसके हाथों में आ जाएगा। जैसा कि विंग ने सोचा था, लगभग 5 मिनट बाद उसके हाथों में उसका खाना आ चुका था। विंग एक बड़ी सी स्माइल के साथ में सर उठा करके ऊपर देखता है। ऊपर देखते ही उसकी स्माइल धीरे धीरे गायब हो रही थी। उसके सामने उसका डैड नहीं था, बल्कि उसका शुशु नीमिंग था। नीमिंग कहता है, क्या हुआ था विंग, खाओ ना। विंग कहता है, डैड कहाँ है। छी, क्या कचरा बनाया ये। नीमिंजे के खाने को देखकर खाते हुए विंग कहता है, नीमिंजे कहता है, कचरा, मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है विंग, तुम्हें पसंद नहीं आया। विंग कहता है, क्यों पसंद आया भला, छी कितना गंदा टेस्ट है। डैड कहाँ है, आज डैड ने कुछ नहीं बनाया, डैड की कुकिंग अमेजिंग है, उनसे बोलो ना कुछ बनाने के लिए। तुम्हारे डैड, कौन से डैड, तुम्हारे डैड भी हैं। विंग कहता है, मजाक बहुत घटिया है, मेरे डैड कहाँ है, बुलाओ उनको, जाके देख लो, मिल जाए तो ले लेना अपने डैड को। विंग उठता है। उठकर वो खुद को ज़बरदस्ती किचन तक लेके आता है। बाहर देखता है, पूरे घर में देख लेता है, पर उसे उसका डैड कहीं नहीं दिखता। विंग नीमिंजे की तरफ गुस्से में देखकर कहता है, शू मेरे डैड कहाँ है, अगर मुझे मेरे डैड नहीं मिले ना तो देख लेना मैं आपका क्या हाल करूँगा। आप मुझे कमज़ोर बच्चा समझने की गलती बिल्कुल मत करना, मैं सच कह रहा हूँ, आप बचोगे नहीं मेरे हाथ से। नीमिंजे वहीं चेयर पर बैठते हुए कहता है, अभी कुछ टाइम पहले तक तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, अब मुझे तुम शू बुला रहे हो। हनी, स्वीट हार्ट, या फिर कुछ और बुलाओ ना, डार्लिंग। विंग कहता है, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, डैड कहाँ है। नीमिंजे कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो वहीं बैठा रहता है। विंग को बहुत गुस्सा आता है, इतना जितना वो बता भी नहीं सकता था। वो पास ही के फूड बास्केट से एक नाइफ उठाता है, उसे अपने हाथ में लगाते हुए कहता है, अगर आपने डैड को नहीं बुलाया ना, मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपना हाथ काट लूँगा। नीमिंजे विंग को देख रहा था, लेकिन वो अपनी जगह से हिलता नहीं है। विंग उस नाइफ को अपने हाथ पर रगड़ने वाला था। उसने अपने डिस्क पर उसे प्रेस किया, जहाँ से ब्लड की 2-3 बूंद गिर गई। नीमिंजे वहाँ से उठकर बोलता है, बेवकूफ़ बच्चे, तुम ये क्या हरकत कर रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो। विंग कहता है, मैंने कहा डैड कहाँ है, अगर नहीं बताया तो फिर डैड को तभी बुला पाओगे जब मैं सच में इस दुनिया से चला जाऊँगा। डैड कहाँ है। नीमिंजे बहुत ज़्यादा हताश हो गया था। उसने ये नहीं सोचा था कि ये इंसानी बच्चा इतना पागल होगा वांगजी के लिए। ओ गॉश। नीमिंजे अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, विंग देखो, ऐसा नहीं करते बेटा, तुम्हारा बेटा नहीं हूँ मैं, ऑफ कोर्स। मेरे डैड कहाँ है, मैंने कहा तुम्हारा भाई कहाँ है। नीमिंजे कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो कैसे बताए, क्या बोले, क्या करे, क्या वो वांगजी को बुला ले, पर ये तो अच्छा नहीं रहेगा ना। नीमिंजे कहता है, पर तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आ रहा है, वो तो तुम्हें छोड़ के जाना चाहता था ना, तो उसे जाने दो। विंग कहता है, बेवकूफ़ी,
आपको लगता है आप उन्हें मुझसे दूर ले जा सकते हैं, पर ऐसा कभी मैं होने नहीं दूँगा। वो सिर्फ मेरे साथ रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ। अब बुलाते हैं मैं अपना हाथ काट लूँ। तुरंत ही विंग के हाथ को कोई पीछे से पकड़ के खींचता है और उसके गाल पे एक बहुत ज़ोर का थप्पड़ पड़ता है। उस एक स्लैप की गूंज विंग के कानों तक बहुत देर तक गूंजती रही, क्योंकि उसका सर अभी तक टेढ़ा था। न जाने कितने मिनट यूं ही गुजर गए। जब विंग को होश आया तो उसने अपने सामने अपने डैड को देखा, जिनके हाथ में वो नाइफ़ था जिससे विंग ने अपने हाथ को काटा था। वो नाइफ़ उन्होंने जो नुकीली जगह थी वहाँ से पकड़ा हुआ था। उनके हाथ से ब्लड आ रहा था। विंग ने जैसे देखा ना ये, तो वो सब कुछ भूल गया। वो तमाचा, वो गूंज, वो गुस्सा, सब कुछ। और वो तुरंत ही अपने डैड का हाथ पकड़ कहता है, व्हाट रबिश, आर यू आउट ऑफ योर माइंड डैड? आप ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे, कितनी लग रही है आपको। मुझे दर्द हो रहा है देखकर, छोड़ दो उसे डैड। विंग पैनिक कर रहा था और वांग जी उस नाइफ़ को नहीं छोड़ रहा था। वांग जी कहता है, तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए, जब तुम खुद को दर्द पहुंचाते हो तो मुझे कैसा महसूस होता है। विंग कहता है, हम सो सॉरी, I'm really sorry, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा डैड, प्लीज़। बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी उस नाइफ़ को अपने हाथ से छोड़ देता है। विंग वांग जी के हाथ को पकड़ता है, उसे सीधे ड्रेसिंग टेबल पे लेके आता है और वहाँ जा कर के उसके लिए बैंडेड की पट्टियाँ खोलने लगता है। वो पूरा फर्स्ट एड बॉक्स ना टेबल पे उल्टा कर देता है, उसमें से मेडिसिन्स निकालता है, पट्टियाँ निकालता है। वो सारी चीज़ें तिरबिर कर रहा था, लेकिन वांग जी उसे देख रहा था, घबराते हुए, तड़पते हुए, बिलखते हुए, आंसू बहाते हुए। वो देख रहा था किस तरीके से विंग उसके लिए परेशान हो रहा है। वो सारी चीज़ें देख सकता था और वही चीज़ उसे परेशान कर रही थी, क्योंकि ऐसी हालत में वो विंग को छोड़कर नहीं जा सकता। वो कैसे विंग को छोड़कर जाए जब विंग उसके 2 पल दूर हो जाने पर खुद को मारने के लिए उतारू हो गया था, और दूसरे पल जब वांग जी को चोट लगी तो वो सब कुछ भूलकर वांग जी की चोट को सहलाने लगा। जब विंग वांग जी के हाथ की पूरी पट्टियाँ करते थे तब विंग कहता है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड डैड? आपने ये क्या किया? कितना दर्द हो रहा होगा ना। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है, उस कलाई को जिस पे चोट लगी थी। वो उस पर मेडिसिन लगाता है पर कुछ कहता नहीं है। बैंडेड करने के बाद वो वहाँ से उठता है और उठकर बाकी सारी चीज़ें समेट कर रखने लगता है। विंग कहता है, डोंट वरी, मैं कर दूँगा। वांग जी विंग को इग्नोर करता है। वो सारा काम फिनिश करता है। वहाँ पे जो ब्लड गिरा हुआ था उसको भी वो साफ़ करता है। उस नाइफ़ को उठाकर वो डस्टबिन में डाल देता है और सीधे अपने रूम में जाके दरवाज़ा बंद कर लेता है। वो विंग से बात नहीं करना चाहता। विंग ने जो आज किया है ना, वो वांग जी सपने में नहीं सोच सकता था। उसे अच्छा नहीं लगा। अच्छा क्या, उसे बहुत गुस्सा आ रहा है और वह भी अपने रियल फॉर्म में आकर के हूटिंग नहीं कर सकता अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए। ये चीज़ निमिंग जी समझ रहा था। निमिंग जी विंग के पास आकर कहता है, ये क्या हरकत थी तुम्हारी? हाँ, निमिंग जी कह के सवाल पर विंग कहता है, क्या हरकत थी, क्या हरकत थी? आप कैसे मुझसे मेरे डैड को दूर ले जा सकते हो? मैं नहीं जाने दूँगा, वो मेरे साथ रहेंगे। अगर आप मुझे उनसे दूर करोगे तो मैं फिर से वो हरकत करूँगा। फिर से डैड मुझे आके इस तरीके से थप्पड़ मार के, पर वो मेरे पास तो आएंगे ना। तुम पागल हो गए हो। मुझे पता नहीं था कि तुम सच में पागल हो गए हो। विंग की बात सुनकर नीमिंग जी की बात सुनकर विंग कहता है, शू, आपको पता चला कि मैं पागल हूँ? आपको तब पता क्यों नहीं चला जब मैं एक बच्चा था? तब आपको नहीं समझ आया कि मैं पागल हूँ? आपको तो समझ नहीं आया जब उन बच्चों ने मुझ पर उस समय हमला किया था और आप अचानक से अपने रियल फॉर्म में आ गए थे मुझे बचाने के लिए? आपको तब समझ नहीं आया? आपको तब समझ नहीं आया जब आपने मेरे डैड को मुझसे दूर करने की कोशिश की? आपको तब समझ नहीं आया? हाँ? ये सुनकर नीमिंग जी के पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी थी। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसकी पूरी ज़िंदगी उसके सामने रिवाइन हो गई हो। सब कुछ बचपन से उसके दिमाग में घूम गया हो, क्योंकि विंग के ऊपर जब भी मुसीबत आई है, विंग को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है और जो कुछ एक्ट हुआ है वो उन दोनों के सामने हुआ है और उन्होंने उस इंसान को पनिश किया है जो विंग को परेशान करते हुए आया है। क्या विंग ने उनका इस्तेमाल किया है? नीमिंग जी को अपनी जगह से पीछे हटते हुए देखकर विंग एक कदम आगे बढ़ा कहता है,
क्या हुआ शूशू? आप हैरान क्यों हो रहे हैं? आप एक वुल्फ है ना? डैड एक फॉक्स है। और मैं क्या हूँ? एक बेकार इंसान। जिसे आप उसका डैड छीनना चाहते हो। वैसा होने नहीं दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। ऐसा बोलकर विंग जो ज़मीन पे गिर जाता है और ज़ोर से रोते हुए कहता है, शूशू मैंने क्या किया है आपका? आप डैड को मुझसे दूर करना चाहते हो? आप मुझे इतना मार क्यों रहे हो? डैड। विंग अपने गले में जो लॉकेट था उसे टच करता है और उस पर थोड़ा सा मारता भी है। वांग जी को तुरंत ये एहसास होता है ना, वो अंदर से निकल के आता है और वो नीमिंगजी को देखता है। नीमिंगजी जो विंग के पास में खड़ा हुआ है, विंग नीचे गिरा हुआ है। विंग ने खुद को ना चोट पहुंचा ली थी। उसने अपने सर को अपने टेबल पे मार दिया था और जिससे उसके सर पे चोट का निशान बन गया था। वांग जी तुरंत वहाँ आता है और विंग को गले लगा कर कहता है, मिंगजे मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। गेट आउट ऑफ माई हाउस। मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ और कभी मुझे दिखाई मत देना। नीमिंगजी कहता है, वांग जी तुम एक इंसान के लिए मुझ पर भरोसा करने से प्लीज़ मिंगजे अभी मैं बात नहीं करना चाहता। मिंगजे को सच में लगा जैसे उसके दोस्त ने उसे छोड़ दिया हो। उस दोस्त ने जिसके लिए उसने अपने पैक से लड़ाई की, सिर्फ एक इंसान के लिए जो उसे कुछ 18-19 साल पहले मिला था। उस इंसान के लिए उसके दोस्त ने जो उसके साथ कई सालों से था, उसने उसे छोड़ दिया। वो सबके सामने एक मजाक बनकर रह गया है। नीमिंगजे वहाँ से गुस्से में चला गया था और वांग जी विंग को सहारा देकर उसके कमरे में लेकर आता है। उसके सर पे पट्टी करता है और कहता है, तुम कहीं मत जाना। विंग वांग जी के हाथ को पकड़ कहता है, डैड मुझे बहुत डर लग रहा है। आप अगर मुझे छोड़ के चले गए तो मैं क्या करूँगा? मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला हो जाऊँगा या कोई मुझे पसंद नहीं करता है, सब मुझसे नफरत करते हैं। वो वैन ब्रदर्स दोबारा यहाँ आए क्या? वो मुझे मारेंगे तो? विंग अब वांग जी उसे डायरेक्टली तो बता नहीं सकता था कि वैन ब्रदर्स को उन लोगों ने मार दिया है। वो ऐसा नहीं बोल सकते थे, पर विंग के डर को देखकर वांग जी उसके पास बैठ जाता है। कुछ टाइम में जब विंग की नींद लग जाती है, वांग जी अपने हाथ को छुड़ाता है और वहाँ से जाने लगता है। वो दरवाजे तक पहुँचाता है। उतने टाइम में विंग फिर से कहता है, डैड आपने कहा था आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, आप फिर से जा रहे हो। वांग जी पीछे मुड़ के देखता है, ये फिर से जाग गया। वांग जी उसके पास आता है। लगभग 5 दिन तक विंग वांग जी से ऐसे चिपका हुआ था जैसे कि उसने अगर वांग जी को एक पल के लिए छोड़ा ना तो वांग जी गायब हो जाएगा। नहाते हुए, फ्रेश होते हुए, इवन हर एक टाइम जब वांग जी खाना बना रहा था तब भी विंग वहाँ था। विंग एक पल के लिए वांग जी को खुद से दूर नहीं जाने दिया था। वांग जी विंग के इस ऑब्सेशन से थोड़ा घबरा गया था क्योंकि ऐसी हरकत विंग ने पहले कभी नहीं की थी। वांग जी विंग के करीब आकर पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है विंग? तुम्हें इतना डर किस चीज़ से लग रहा है? विंग कहता है, मैं आपको खोने से डरता हूँ। आप अगर फिर से मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचने लगे तो मैं क्या करूँगा? मैं आपको कहाँ जाकर ढूंढूंगा? आप मुझे नहीं मिले तो फिर मैं क्या करूँगा? मेरा क्या होगा? शूशू फिर से आए तो और उन्होंने मुझे फिर से नुकसान पहुँचाया तो मैं क्या करूँगा? विंग को समझाने के बाद विंग जिसे वांग जी फिर सुला देता है। पूरे 5 दिन तक जब भी वांग जी ने कमरे से बाहर जाने की कोशिश की है, विंग जाग जाया करता था। आज मजबूरी में वांग जी को विंग के ऊपर अपनी स्पेल का यूज़ करना पड़ा, जिसके बाद विंग बहुत गहरी नींद में सो गया था। वो सपना देख रहा था, एक मीठा सपना। वांग जी विंग के चेहरे को देखकर ही बता सकता है कि विंग एक मीठा सपना देख रहा था, क्योंकि विंग के फेस के एक्सप्रेशंस खुशनुमा थे। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। उसके पतले पतले होठ जो कि पिंकिश थे, उनसे एक स्माइल कर रहा था विंग। उसके फेस पर एक ऐसा एक्सप्रेशन था जो बता रहा था कि हाँ वो खुश है। वांग जी फिर वहाँ से उठता है। उठकर वो गेट के बाहर आता है और फिर कहता है, तुम बाहर आ सकते हो। नीमिंगजे बाहर आकर कहता है, हो गया तुम्हारा ड्रामा ख़त्म। मुझे यकीन नहीं होता है ये बच्चा। वांग जी विंग की तरफ देखता और कहता है, अब क्या कर सकते हैं? नीमिंगजे कहता है,
तुमने देखा नहीं, वो पागल है। जहाँ तक इंसान पागल होते हैं तो उन्हें हम दिमागी अस्पताल भेजते हैं, तुम्हें इसे मेंटल हॉस्पिटल ही भेजना होगा, और अब तुम मेरे साथ चलोगे। वांगजी कहता है, मिंगचे, जब वो अच्छा खासा था तब मैं उसे छोड़कर नहीं जा पा रहा था। अब जब वो अकेले छोड़ने की हालत में नहीं है तो मैं उसे कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। निमिंगचे कहता है, तुम पागल हो गए हो वांगजी। तुम एक इंसान के साथ इतने साल तक रहे, वो ठीक था। तुमने उसे अपना बेटा माना, वो ठीक था। तुम उसके साथ अभी भी रहना चाहते हो, ठीक है, लेकिन उसने हमारी दोस्ती पर आँच ला ली है। मैं ऐसे नहीं रहने दूँगा। तुम्हारी ज़िंदगी में मैं सबसे ज़रूरी इंसान हो सकता हूँ, वो नहीं। तो या तुम मेरे साथ चलोगे या फिर उसके साथ रहोगे। तुम किसी एक इंसान का चेहरा ज़िंदगी भर कभी नहीं देख पाओगे। चुनना तुम्हारे हाथ में है। दूसरा विंग जो अभी सो रहा था, वो अपनी नींद में सपना देख रहा था। सपने में वो अपने आप को वांगजी के साथ देख रहा था, जहाँ पर वांगजी उसके साथ था। वांगजी उसके लिए खाना पका रहा था और वो अपने उसी घर में थे जहाँ पर वो अभी रहते हैं। विंग बहुत स्माइल करते हुए अपने डैड के पास जाकर आया, उसे पीछे से गले लगाकर कहता है, डैड। वांगजी उसे पीछे से रफल करता है उसके बालों को और कहता है, आ गए तुम घर? क्या खाओगे? तुम्हारा फेवरेट खाना बना रहा हूँ मैं, अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो बता देना। विंग कहता है, नहीं डैड, आज मैं आपके लिए कुक करूँगा। तुम कुक करोगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे अपना किचन बर्बाद नहीं करवाना है। तुम जाओ, आराम करो, रेस्ट करो, पढ़ो, और मैं लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए खाना। फिर विंग देखता है वांगजी उसके लिए सेकंड सीन में खाना बना कर लेके आया था। वांगजी ने उसके लिए फ़ूड रखा था। विंग उस फूड को एंजॉय कर रहा था। तभी उनके दरवाजे पर नॉक होता है। विंग कहता है, कौन आया डैड? वांगजी कहता है, मैं देख कर आता हूँ। वांगजी कुछ टाइम बाद निमिंगजी को अपने साथ लेकर आकर कहता है, वांगजी, मुझे माफ़ करना, मेरा दोस्त मुझे साथ में ले जाना चाहता है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगा, तुम अपना ख्याल रख लेना। विंग कहता है, डैड, आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? आपने प्रॉमिस किया था मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाओगे। आप मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो डैड? पर वांगजी विंग की बात नहीं सुनता है। निमिंगजे उसके गले में हाथ डालता है और उसे वहाँ से ले जाता है। विंग बस उसे देखता रह गया। विंग उसे बार बार कह रहा था, डैड डैड। दूसरी तरफ रियलिटी में वांगजी विंग की आवाज़ सुनता है जो पीछे से डैड डैड चिल्ला रहा था। साथ ही उसके पूरे फेस पर पसीना आ रहा था। वो घबरा रहा था, इधर उधर हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहा हो या फिर किसी चीज़ के पीछे भागने की कोशिश कर रहा हो। वांगजी तुरंत वहाँ आता है और विंग के माथे को सहलाकर कहता है, पापे, मैं यहीं हूँ। कुछ टाइम बाद विंग शांत होता है और फिर से वो गहरी नींद में चला जाता है। निमिंगजे उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम नहीं जाओगे मतलब? वांगजी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था। निमिंगजे वहाँ से निकलते हुए कहता है, ठीक है, फिर तुमने इसे सुना है एक इंसान को और हमारे पूरे पैक से रिश्ता नाता तोड़ दिया है। ऑल राइट, अब हम कभी नहीं मिलेंगे ज़िंदगी में। ऐसा बोल करने मिंजे वहाँ से चला गया था। लेकिन एक चीज़ जो वांगजी को खुश कर रही थी वो ये, और वो इस चीज़ को खुद से बोलता भी है, मिंजे कितना ज़्यादा अच्छा इंसान है ना, कितना अच्छा एनिमल है। अभी भी अपने सेट का सिंबल विंग को देके गया है। मुझे पता है वो मुझसे गुस्सा है, पर विंग से नहीं। दूसरा निमिंजे अपने सेट चाहता है, अपने पैक में जाके वो अपने ड्यूटीज़ को पूरा करने लगता है, क्योंकि अब वांगजी तो उसके पास वापस आने से रहा। वो अब अपनी एनिमल फॉर्म में ही रहेगा, इंसानी फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि किसी और से उसे अपनी इंसानी फॉर्म में आ करके बात करने की इच्छा होती ही नहीं है सिवाय वांगजी के। वांगजी नेक्स्ट डे अपनी नींद से जागता है और वो विंग को अपने आसपास नहीं पाता है, तो वो बहुत परेशान हो जाता है। इधर उधर जाके देखता है तो विंग किचन में काम कर रहा था। वो वेजिटेबल्स को चॉप कर रहा था, पर उसे वेजिटेबल्स चॉप करना नहीं आता। उसने वेजिटेबल्स को अजीब और तरीके के आकारों में कट किया हुआ था। कोई ट्रायंगल था तो कोई स्क्वायर, और किसी किसी का तो हम शेप भी कैसे नहीं कर सकते। इतना गंदे तरीके से उसने कटिंग की थी, या कहो सब्जियों को बस तोड़ दिया था टुकड़ों में काटने की जगह। कोई छोटे, कोई मोटे, कोई पतले, कोई लंबे, अजीब व गरी गरी के शेप थे। पर वांगजी हंसता नहीं है। वो कहता है, खाना बनाना सीख रहे हो? विंग कहता है, मैं खाना बनाना सीखूँगा और फिर मैं डैड की टेक केयर करूँगा।
बड़ा होकर फिर मैं और डैड साथ में रहेंगे। वांग जी कहता है, अच्छा, पर हम तुम्हारी मैरिज करा देंगे तो तुम्हारी वाइफ अगर टेक केयर कर सकती है ना मेरी। विंग ये सुनता है तो वो वहीं पर नाइफ़ को रख देता है और विंग वांग जी की तरफ देख कर कहता है, नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई भी आए, ना तो शूशू और ना मेरी कोई सो कॉल्ड वाइफ। मैं नहीं चाहता, हम दोनों साथ में रहेंगे। ही ही। पर विंग, तुम्हें शादी तो करनी होगी ना। वांग जी को पता है, विंग को उसकी सच्चाई पता है कि वांग जी एक फॉक्स है। तो फिर विंग प्रिटेंड कर रहा है तो वांग जी भी प्रिटेंड ही करेगा। वो इस चीज़ को दोबारा कभी अपनी ज़ुबान पे लाएगा ही नहीं कि उसे पता है कि विंग को उसकी सच्चाई पता है। नहीं बताएगा वो ये चीज़। अब देखते हैं यहाँ से 7 दिन बाद का सीन, जहाँ पर विंग को ज़बरदस्ती वांग जी यूनिवर्सिटी छोड़ने जाता है। वो उसके कॉलेज जाते हुए कहता है, विंग, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तुम्हें कल को जॉब भी करनी पड़ेगी। अब तुम चाहते हो ना तुम मेरा ख्याल रखो तो पैसे कमाने पड़ेंगे। तुम्हारे डैड बूढ़े होते जा रहे हैं, देखो मेरे सफ़ेद बाल आ रहे हैं। विंग अपने मन में कहता है, सफ़ेद बाल? किसी फॉक्स के भी सफ़ेद बाल आते हैं, वो भी इतनी कम उम्र में। डैड मुझे पागल बना रहे हैं। वो पक्का बहुत खूबसूरत होंगे, पर वो अपना खूबसूरती वाला बदन मुझे दिखाना नहीं चाहते। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगी। इसके बाद ना विंग वांग जी के सामने ही अपने एक दोस्त को बुलाता कहता है, अरे हुसैन, हे। वह सांग वहाँ आता है और कहता है, हाय विंग। विंग की तरफ वो देखता है। वो एक थोड़ा सा कम IQ वाला इंसान है विंग के अकॉर्डिंग। न्यू हुसैन को देखकर विंग कहता है, वाह, तुम कितने ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो आज। तुमने ये शर्ट के 2 बटन खोल रखे हैं, अच्छे लग रहे हो, तुम्हारे 6 एब्स दिख रहे हैं। वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, विंग। विंग कहता है, क्या हुआ डैड, कोई प्रॉब्लम? वांग जी कहता है, तुम्हें यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाना चाहिए बेटा, इसका ख्याल रखना। वो न्यू हुसैन को ऐसा बोल देता है और वो ये भी बोल के जाता है, बेस्ट ऑफ लक। ये सुनकर ना विंग के तोते भी उड़े थे और उसे गुस्सा भी आया था। उसके डैड ऐसे क्यों है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। इसलिए ना वो यूनिवर्सिटी जाता तो है पर पढ़ता कुछ नहीं है। वापस आने के बाद अपने बैग को फेंक देता है और वांग जी की तरफ घूर कर देखता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ है? विंग कहता है, कब तक प्रिटेंड करने वाले हो आप? वांग जी कहता है, क्या प्रिटेंड कर रहा हूँ मैं? तो मुझे बताओगे तब मुझे पता चलेगा ना बेटा। बेटा कहना बंद करो पहले तो। दूसरी चीज़, आप एक फॉक्स हो ना। ये सुनकर वांग जी अपनी जगह पर स्टिफ रह गया था। विंग, उसने सोचा नहीं था कि विंग उसे इतने डायरेक्टली सब कुछ बोल देगा। वांग जी फिर भी थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए बोलता है, क्या 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 बोल रहे हो तुम? फॉक्स? कोई नॉवल पढ़ा है तुमने या फिर कोई ड्रामा देख के आए हो? कुछ भी बोले जा रहे हो, दिमाग घूम गया तुम्हारा। विंग वांग जी के सामने आकर कहता है, डैड, मुझे अवॉइड करना बंद करो। मुझे पता है आप एक फॉक्स हो, सो आप ऐसे एक ह्यूमन की तरह प्रिटेंड करना बंद करो। आप जब प्रिटेंड करते हो ना मुझे बुरा लगता है। आप अपनी रियल सेल्फ में क्यों नहीं रह सकते, जैसे शूशू रहा करते हैं। वांग जी कहता है, विंग कहता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा है क्या? आप मेरी वजह से ऐसा करते हो, है ना? पर मुझे बुरा लगता है डैड। आपको मेरी वजह से अपनी रियल सेल्फ को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, क्या है, आप मुझे बता सकते हो ना? अब मैं बचा नहीं रहा हूँ, मुझे सब कुछ पता है डैड। आप सब कुछ मुझसे शेयर कर सकते हो। आपको पूरा वज़न अपने सर पे धो के चलने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका थोड़ा सा वेट कैरी करना चाहता हूँ, थोड़ा सा वेट कम करना चाहता हूँ आपका। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे ये सुनकर। ये इंसान कितना इमोशनल है ना, और इंसानों की दुनिया में रहकर वो कितना इमोशनल हो गया है। उफ़ो, वो इंसानों की भाषा, ज़ुबान, इमोशन सब सीख गया है। वांग जी विंग से कहता है, फिर मैं इंसानों से क्या कहूँगा कि मैं एक फॉक्स हूँ इसलिए मैं बूढ़ा नहीं होता। ऐसा बोलकर वांग जी हंसता है। विंग कहता है, किसने कहा है? बोलो, हेल्थ रूटीन फॉलो करते हो, अच्छा डिनर करते हो, जो कि आप सच में करते हो, वेजिटेबल्स वगैरह आप खाते हो, मीट वगैरह आप खाते हो, और एक्सरसाइज किया करो। आप बहुत ज़्यादा काम करते हो तो बोलो उनको एक्सरसाइज किया करें। फिर तीसरा, अपने स्किन केयर रूटीन किया करें। आप बोलना कुछ ऐसे आप होममेड रेमेडीज़ यूज़ करते हो अपने फेस के लिए, अपनी स्किन के लिए, बोल देना।
वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें ये सब किसने बताया? शुशु ने। वांग जी फिर ना बस गुस्सा करते हुए दांत पीसते हुए बोलता है, शुशु। उसे ना सच में नीमिंगजे पे अब गुस्सा आ रहा था कि नीमिंगजे कितनी बकवास करके गया है अपने स्किन केयर रूटीन के बारे में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो एक वुल्फ है, उसकी एज बढ़ते बढ़ते ही बढ़ती है, तो इसलिए ना उसका हालत ऐसी है। मतलब वो रेयर ब्लड लाइन से हैं। फॉक्स भी बहुत जल्दी ओल्ड हो जाते हैं, पर वो दोनों बहुत रेयर ब्लड लाइन से हैं और वो लोग ह्यूमन फॉर्म भी कैरी कर सकते हैं, इसलिए वो लोग हज़ारों सालों तक जी सकते हैं। उनकी ब्लड लाइन ऐसी है। अभी बस वांग जी था जो विंग की तरफ घूर कर देखता है, फिर बस अपना सर हना में हिलाकर चुपचाप रहता है, क्योंकि अब वो क्या ही करे, क्या बहस करे इस नन्हे नन्हे बच्चे से जो बस अभी अभी चलना सीखा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि विंग बस अभी 18 साल का हुआ है, इसलिए ना। फाइनली विंग जो वांग जी के सामने हार मान लेता है। दूसरी तरफ नीमिंगजे जो कि अभी बस उसका मन नहीं माना, उसका मन मानता ही नहीं है, ना तो उस नोटी विंग के बगैर और ना ही वांग जी के बिना। तो वो फिर एक बार इंसानी दुनिया में आ करके उनके घर के बाहर जाके नज़र रखे हुए था और कान लगा के ना उनकी बातें सुन रहा था। जब उसने ये सुना ना, तो वो कहता है, ये बच्चा मुझे फंसा रहा है। मैंने कब कहा इससे कि मैं होम रेमेडीज़ यूज़ करता हूँ अपनी बॉडी के लिए, अपनी स्किन के लिए? पागल बना रहा है ये, सच में पागल बना रहा है। हाँ, ये मेरी दोस्ती सच में तुड़वा के रहेगा, पूरा यकीन है मुझे। ऐसा बोलकर वो वहाँ से निकलने वाला था। पता नहीं क्या होता है, वो किसी से टकरा जाता है और जिस इंसान से वो टकराता है उस इंसान को देख कर ना वो एक पल के लिए पॉज ले लेता है। पता नहीं नीमिंगजे को क्या हुआ, इस इंसान को देख कर पर उसे अलग लगा, बहुत अलग लगा। वो इंसान रुक कर कहता है, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? नीमिंगजे कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? तुम कहाँ जा रहे हो? दरअसल मैं यहाँ जा रहा हूँ लानवांग जी के घर पर। उसका बेटा ना हमारे यूनिवर्सिटी में कुछ भूल गया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो मैं वो देने जा रहा था। आप जानते हैं उन्हें? हाँ हाँ, वो भाई है मेरा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तो चलिए आप भी चलिए साथ में। मैं रहने दे, मैं किसी और दिन जाऊँगा। अरे क्या प्रॉब्लम है, आप चलिए ना मेरे साथ। वो इंसान नीमिंगजे को पकड़ के वांग जी के घर के अंदर ले जाता है। जब वांग जी देखता है ना कि उनके यहाँ पे कौन आया, तो वो कहता है, ओह मिस्टर लान, आइए ना। वहाँ पर लांसजन खड़ा हुआ था। लांसजन अंदर जाता है, वांग जी को विंग के डॉक्यूमेंट्स देता है और विंग और वांग जी साथ में अब नीमिंगजे को देखते हैं, जो कि अपने सर पे ना से थोड़ा सा स्क्रैच कर रहा था, जैसे उसे पता ही ना हो कि वो कहाँ गया, ये कौन सी जगह है, उसे नहीं पता है वो यहाँ पे क्यों है, कैसे है और क्यों, कौन उसे लेके आया, उसे नहीं पता है। ऐसा उसका बिहेवियर था। फाइनली वांग जी कहता है, बैठ जाओ मिंगजे। मिंगजे चेयर पे आके बैठ के कहता है, कैसे हो वांग जी? कैसे हो विंग? विंग कहता है, बहुत अच्छा हो शुशु, आपने जो रेमेडीज़ बताई थी ना, मैंने डाइट को भी बताया, वो भी इस्तेमाल करेंगे, आपकी तरह हैंडसम दिखेंगे। और मैं उनके ऊपर भी, तुम उनके ऊपर भी क्या? कुछ भी नहीं। विंग बस वहाँ बैठ जाता है। वांग जी विंग को घूर कर तो देख रहा था, इसलिए उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। लांसजन कहता है, वांग जी तुम्हारा परिवार काफ़ी खुशनुमा है। विंग, क्या तुम इस बार कैंप के लिए जाओगे? विंग कहता है, नहीं जाऊँगा शुशु। क्यों नहीं जाओगे बेटा, आपको जाना चाहिए ना, कितना कुछ सीखने को मिलता है, नई जगह एक्सप्लोर करने को मिलती है। वांग जी कहता है, तुम्हें जाना चाहिए विंग। विंग कहता है, क्यों? मैं बचपन में कितनी ज़िद करता था कि मुझे पिकनिक पे जाना है, पिकनिक पे जाना है, कैंप में जाना है। अब तो तुम नहीं जाने देते थे। अब मैं कॉलेज में हूँ, मुझे नहीं जाना है, तो आप मुझे ज़बरदस्ती भेज रहा है। क्या अजीब बात है भला? वांग जी कहता है, तब तो मेरे रिस्पॉन्सिबल थे, छोटे थे, अपनी कहर नहीं कर सकते थे, इसलिए नहीं जाने देते थे। अब तुम बड़े हो गए, तुम्हारे पास दिमाग है जिसे तुम बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हो, इसलिए तुम्हें जाने दे रहा हूँ मैं। वांग जी की बातों का डबल मीनिंग था, क्योंकि विंग इतना ज़्यादा माहिर है ना अपनी बातों को छुपाने में, उनको इस्तेमाल करने में इतना दिमाग लगाया उसने नीमिंग जी को प्रोटेक्शन की तरह यूज़ किया है, वांग जी को यूज़ किया। तो वो बता रहा था कि विंग के पास इतना दिमाग है तो वो कर सकता है उसका यूज़। विंग बहुत ज़्यादा अब असहाय महसूस करने लगता है, उसको बुरा लगने लगता है। कुछ टाइम बाद नीमिंगजे और सजन वहाँ से चले जाते हैं।
वांग जी और विंग वहाँ पे बचे थे। विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है, डैड। वांग जी कहता है, बोलो। आप मुझे अपनी रियल सेल्फ नहीं दिखाएंगे? मुझे पता है ये ह्यूमन बॉडी आपकी ओल्ड है, क्योंकि आप मुझे अपनी रियल बॉडी दिखाना नहीं चाहते। आप अपनी रियल सेल्फ मुझे नहीं दिखाना चाहते। मैं जान सकता हूँ क्यों? वांग जी कहता है, सबके अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं नहीं दिखाना चाहता, ये मेरी अपनी चॉइस है। फ़िलहाल तुम्हें अपना काम करना चाहिए। वांग जी थोड़ा सा रूड था। वो इतना सा रूड पहले कभी नहीं हुआ है जितना वो इन दिनों हुआ है, क्योंकि विंग की हरकतें ऐसी थी। फाइनली विंग को गुस्सा आता है और विंग तुरंत वांग जी के पास आता है, वांग जी के हाथ को पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और अनएक्सपेक्टेडली वांग जी के लिप्स को वो कैप्चर कर लेता है। वांग जी बस हैरान था, इतना हैरान कि वो रिएक्ट नहीं कर पाया। उसी टाइम पे नीमिंजे वापस आया था। वो कह रहा था, वांग जी मैं वो देख करके ये नज़ारा, नीमिंजे का मुंह खुल गया था और वो 2 कदम पीछे हट गया था। वांग जी ने पीछे मुड़ के देखा, वो भी अभी शॉक में था। एक शॉक से वो भरा नहीं था कि दूसरा उसे मिल गया था झटका। नीमिंजे पीछे हट के कहता है, सिचन कल आके मिलेगा। नीमिंजे लड़खड़ाते पैरों के साथ वहाँ से रफा दफा हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी। एक इंसान, एक फॉक्स, और वांग जी ने तो उसे अडॉप्ट किया। वो एक सन और डैड और ये तो एनिमल एक्ट है। क्या विभूषण भी एनिमल एक्ट कर रहा है, पर वो तो एक ह्यूमन है। नीमिंजे ये सोचते जा रहा था। फिर एक बार वो एक इंसान से टकराता है। ये वही इंसान था जो उसे कुछ देर पहले मिला था, सिजन कहता है, क्या हुआ, तुम देख कर नहीं चल रहे हो? नीमिंजे कहता है, हाँ वो मैं वो पागल हो गया हूँ। हाँ पागल? नीमिंजे कहता है, नहीं मैं वो कुछ और सोच रहा था। बैक टू वांग जी एंड विंग। वांग जी के गाल को विंग अपनी तरफ करता है और फिर एक बार उसके आंखों में देखकर उसके होठों को वो कैप्चर कर लेता है। वांग जी फिर एक बार शॉक में था। उसकी आंखें बड़ी थीं और उसके हाथ पैर दोनों काँप रहे थे। दूसरे पल वांग जी अपने घुटनों पर गिर चुका था और विंग अभी भी उसी पोजीशन में खड़ा था। उसके हाथ हवा में थे जैसे उसने वांग जी के चीक्स को पकड़ा हो, और उसके लिप्स भी वहीं पर थे। उसकी आंखें बस नीचे हो गई थी। तुरंत ही वो भी घुटनों के बल बैठकर वांग जी के हाथों को पकड़ते हुए खुद को एक्सप्लेन करता हुआ कहता है, डैड आई एम सॉरी। मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आपको रिएक्ट नहीं करना है। डैड प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज़। हम ऐसा प्रेटेंड करेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं है। हम फिर से सन और एक डैड बन जाएंगे। प्लीज़ डैड, आप मुझे छोड़ के मत जाना। आप मुझे छोड़ के गए नहीं तो मैं सच में क्या करूँगा मुझे नहीं पता। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते डैड। वांग जी अभी भी शॉक में था। वो इतना शॉक में था कि वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा था, और विंग जो कुछ बोल रहा था वांग जी को कुछ सुना ही नहीं दिया। 5 मिनट 10 मिनट बाद वांग जी विंग को हल्का सा पुश करता है, अपनी जगह से उठता है। उठकर वो अपने कमरे में आता है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है और खुद को वो अपने बेड में ढकेल देता है। अपने चेहरे को उसने पिलोज़ में रखा था। उसे कुछ फील नहीं हुआ है, कोई इमोशन फील नहीं हुआ है। वो अपनी आंखें बंद करता है और कुछ टाइम में सो जाता है। दूसरा विंग जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसे बहुत बुरा लगा है। वो रोते रोते बार बार वांग जी से माफ़ी मांग रहा था उसके दरवाजे के बाहर बैठकर, पर कुछ हुआ नहीं था। इन द मॉर्निंग जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने नीमिंजे बैठा हुआ था, जो उसकी तरफ ही देख रहा था हैरान भरी आंखों से। विंग उठकर कहता है, शू। विंग की आंखें के नीचे डार्क सर्कल्स थे, क्योंकि उसकी अभी नींद लगी थी, जो कि तुरंत ही नीमिंजे की आहट से खुल गई थी। विंग उठकर कहता है, डैड उनको बोलो मुझे छोड़ के ना जाए। मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता है। उनको बोलो छोड़ के ना जाए प्लीज़ शुशु। मैंने गड़बड़ कर दिया, मैंने गलत किया। आई एम सो सॉरी। मुझे वो नहीं करना चाहिए। आई एम सो सॉरी शुशु। नीमिंजे विंग के आंसू को पोंछ कर कहता है,
तुम हमें डायरेक्ट भी तो ये सब बता सकते थे ना, तुमने ऐसा क्यों किया? विंग कहता है कौन कौन सा ऐसा पर्सन होगा जो अपने अडॉप्टेड सन को इस तरीके से एक्सेप्ट करेगा। जब मैं तब छोटा सा था ना, तब से मैंने डैड को अपने साथ देखा और तब से मैंने सोचा था कि मैं उनके साथ हमेशा रहूँगा। फिर जब मैं अपने टीनेज में आया ना, तो मुझे समझ आया कि मैं जो उनके लिए महसूस करता हूँ वो वाला प्यार नहीं है जो एक डैड और सन के बीच होता है। मैं उनको कैसे बताता कि मैंने हिम्मत करके उनको बता दिया कि मुझे लड़के पसंद है, पर मैं ये कैसे बोलता कि मुझे वही पसंद है। वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता, कभी भी नहीं। अभी भी देखो ना, कमरे में खुद को बंद कर रखा, पता नहीं क्या किया है क्या नहीं किया। बात करना, आप बात करना। बस उनको बोला मुझे छोड़ के ना, मैं प्रिटेंड करूँगी कि कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ भी महसूस नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं देखा। आपने बोला मैं कुछ नहीं देखा, सब नॉर्मल हो जाएगा, हम नॉर्मल हो जाएगा, बोल देना ना, एक बार बोल देना। विंग रो रहा था, तब तक दरवाज़ा खुल गया। विंग रोते हुए आंखों से अपने मुंह को खोलकर वांग जी को देख रहा था, जैसे कि वो बस एक बार और निमिंग से भीख मांगने वाला था, उसके लिए रिक्वेस्ट करने के लिए। वांग जी निमिंग को देखकर कहता है, मिंग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निमिंग जी कहता है, विंग तुम रो क्यों रहे हो? विंग कहता है, डैड मुझे आप छोड़ के तो नहीं जाएगा? मैं तुम्हें छोड़ के क्यों जाऊँगा? पागलपंती तुम्हारी कब बंद होगी? तुम कब बड़े होगे विंग? कब सुधरोगे? हाँ, अब तुम और कितने बड़े होने वाले हो सुधरने के लिए? कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर उनको मैं क्या सिखाऊंगा कि उनका डैड बस रोता ही रहता है हमेशा? यही बताऊंगा क्या? चल जल्दी से उठो, रेडी हो, तुम्हें अपने कॉलेज भी जाना है ना। और मिंग तुम्हें हेल्प करो मेरी खाना बनाने में। ऐसा बोल कर वांग जी उठ करके सीधे किचन में चला गया था। निमिंग जे और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। निमिंग जे विंग की तरफ देख कर कहता है, तुम जाके रेडी हो पहले, मैं देखता हूँ। विंग अपने आंसू पहुँच के कहता है, हाँ इसका मतलब वो मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे ना, छोड़ के नहीं जाएंगे ना मुझे? थैंक गॉड। विंग तुरंत जाता है रेडी होकर के। वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गया था, अभी भी उसके हाथ पैर काँप रहे थे। वो चॉपस्टिक को अपने हाथ में लेता है और राइस को कुछ ग्रेन्स को उठा के अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ इतने काँप रहे थे कि वो सारा राइस वहीं टेबल पर गिर जाता है। वांग जी विंग के पास आके कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक से खा भी नहीं सकते क्या? नहीं, मुझे वांग जी को देख रहा था कि वांग जी को हुआ क्या है, वो इतने नॉर्मल एक्ट कैसे कर सकता है। विंग जैसे तैसे अपना ब्रेकफास्ट करता है और फिर सीधे अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। जाते हुए बार बार वांग जी की तरफ देख रहा था और वांग जी उसे बस हमेशा की तरह बाय करते हुए भेज रहा था। जब निमिंग जी देखता है ना कि कैसे विंग वहाँ से जा चुका है, तब वांग जी की हालत वो देखता है कि वांग जी किस तरीके से 2 कदम पीछे आया है और निमिंग जी अगर उसे ना पकड़ता तो वांग जी सीधे ज़मीन पे गिर पड़ता। वांग जी फिर निमिंग जी से कहता है, मुझे अंदर लेके चलो। निमिंग जी वांग जी को अंदर लेके आता है। वांग जी कहता है, मैं तुमसे बस एक सवाल करूँगा, उसका जवाब बस हाँ या ना में देना। निमिंग जी कहता है, पूछो। वांग जी कहता है, कल रात जो मैंने देखा, क्या वो सच था या फिर मेरा कोई एक नाइटमेयर? वांग जी की इस बात पर निमिंग जी समझ जाता है। वांग जी को ऐसा लग रहा है कि वो सपना देख रहा था। निमिंग जी कहता है, वो सच है। वांग जी निमिंग जी की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारा मतलब है वो विंग ने किया था, वो सच था? निमिंग जी कहता है, हमारा प्लान काम कर गया है वांग जी। हमें पता चल गया है कि आखिर विंग के साथ प्रॉब्लम क्या है। पहली प्रॉब्लम, उसे सब कुछ सच पता है कि मैं एक वुल्फ हूँ और तुम एक फॉक्स। दूसरा, वो तुम्हें एक फादर की तरह बिल्कुल नहीं देखता है। उसके अंदर फीलिंग्स है तुम्हारे लिए, बाकी चीज़ तुम्हारे ऊपर है। वांग जी कहता है, ये कैसे हो सकता है? तुमने देखा नहीं, मैंने उसे बचपन से पाला है। निमिंग जी कहता है, कॉम्प्लिकेटेड है।
लेकिन अगर तुम उसे खुश देखना चाहते हो तो तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, सिंपल। क्योंकि मुझे नहीं लगता वो किसी और को अपनी ज़िंदगी में आने देगा। तुम्हारे उस दिन जाने की न्यूज़ की वजह से उसने अपने हाथ को काटने की कोशिश की थी, याद है ना तुम्हें? दरअसल निमिंग का प्लान ऐसा था कि उन्हें थोड़ा सा करीब आते हुए उसे दिखाना है विंग को, ताकि वो उसकी सिचुएशन पता कर सके। विंग के एक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें रिएक्ट करना है। अगर विंग चाहता है कि निमिंग वांगजी से दूर हो तो निमिंग को दूर जाते हुए उसे दिखाना पड़ेगा। और अगर वांगजी ऐसा करे कि विंग जैसा चाहता है वैसे एक्ट करने लगे, वो भी करना है ताकि वो विंग के रियल इंटेंशंस को जान सके। एंड फाइनली उन्हें सच का पता लग चुका था। वांग जी सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। लगभग 2 महीने गुजर चुके थे। उन 2 महीनों में वांग जी ऐसे एक्ट करता था जैसे उनके बीच कुछ ना हुआ हो। बस एक चीज़ जो बदल गई थी वो ये कि अब वहाँ पे उनके साथ निमिंग रहने लगा था। निमिंग हर पल विंग के साथ रहता था, ऐसा विंग को लग रहा था। तो एक दिन विंग पूछ लेता है, शूशू मेरे साथ पहले डैड रहा करते थे मेरी परछाई बनकर, अब आप क्यों रहते हैं? निमिंग कहता है तुम अपने डैड से ही क्यों नहीं पूछ लेते? विंग कहता है अगर वो सारी चीज़ों का जवाब साफ साफ दिया करते तो मुझे आपसे ये सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। निमिंग के पास इस सवाल का कोई जवाब था नहीं, इसलिए वो बस ऐसे ही रहता है। और विंग बस अपना सर हिला देता है कि इन 2 दोस्तों से वो क्या ही उम्मीद कर सकता है। एक जो खुद विंग को अपने से दूर भी नहीं करना चाहता है और उसे एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता, और दूसरा अपने दोस्त के सपोर्ट में कुछ भी करने को तैयार है। लगभग 1 साल बीत चुका था इस तरीके से, और 1 साल में बहुत कुछ बदल गया था। वांग जी विंग से बहुत कम बातें करता था। उसे उसके रिज़ल्ट के बारे में पूछना, उसने खाना खाया या नहीं खाया, बस ये पूछना। उन दोनों की बातें ना के बराबर होने लगी थी, क्योंकि वांग जी घर पर रहता ही कहाँ था। उसने निमिंग को रखा हुआ था विंग का ख्याल रखने के लिए, टाइम पे खाना खिलाने के लिए, वो बीमार है तो उसके मेडिसिन्स देने के लिए, पर वो खुद वहाँ नहीं था। और विंग को ये चीज़ घुटन महसूस कराने लगी थी। तो जैसे ही विंग का 19th बर्थडे आता है, वो उस दिन उम्मीद कर रहा था कि लंजा उसे वहाँ मिलेगा, एटलीस्ट डैड उसे उसका बर्थडे विश ही कर दे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वांग जी ने निमिंग के हाथ से प्रेजेंट भिजवाया था विंग के लिए। विंग को बहुत गुस्सा आया। वो उस प्रेजेंट को लेता है और वांग जी की फैक्ट्री पहुंच जाता है। वहां जाके वो वांग जी के सामने उस प्रेजेंट को रख कर कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत आपकी है, इस प्रेजेंट की नहीं। आप अगर मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, आप उन्हें रिजेक्ट कर सकते हो, एंड स्टिल हम लोग पहले की तरह रह सकते हैं। ऐसे प्रिटेंड करो ना जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उस इंसिडेंट को 1 साल हो चुका है और आप अभी तक उसे लेके बैठे हुए हो। पता है मुझे कितना पेन होता है, कितना बुरा लगता है मुझे। वांग जी कुछ नहीं कहता है क्योंकि वो बाहर था और वो वहाँ पे कुछ कह भी नहीं सकता था। वांग जी विंग को लेकर घर आता है और कहता है ये बचकानी हरकतें करना बंद करो विंग। विंग कहता है बचकानी हरकतें? आपको ये सब तब सोचना चाहिए था जब बचपन में आप मुझे स्पॉइल कर रहे थे। क्या होगा अगर मैं कोई ऐसी चीज़ की डिमांड करने लगूं जो मेरे रीच से बाहर है, पर आपने कहा कि आप सब ला के दे दोगे। अब क्या होगा? अब अपनी बात से आप मुकर गए हो। निमिंग उस टाइम पर वहाँ पर था। वो विंग के दर्द को समझ सकता है। कितनी रातें विंग रात भर जागते हुए रोया है वांग जी की फ़ोटो को गले लगाते हुए। वो लोग एक घर में रहते हुए भी टोटल स्ट्रेंजर्स थे। विंग को एक झलक देखने के लिए वांग जी की रात भर जागना पड़ता था। निमिंग ने देखा है कि ये इंसान कितना ज़्यादा प्यार में है वांग जी के साथ। कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जिस बच्चे को उसने पाल कर बड़ा किया वो बच्चा उसी के प्यार में गिर गया है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा। और वांग जी इस चीज़ को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। निमिंग अब विंग की तरफ देखकर कहते हैं विंग तुम्हें सच में अपना होश नहीं है क्या? तुम्हें मैं सिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। वांग जी के सामने से निमिंग विंग को ले जाता है। अब वांग जी को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि विंग और वो बात कर रहे थे ना, तो निमिंग कौन होता है उनके बीच आने वाला? पर ये हक भी तो वांग जी ने उन्हें दिया था ना। वांग जी ने तो उन दोनों को इतना करीब ला के रख दिया है।
नीमिंगचे ने उसका बीमारी में साथ दिया है। जब विंग को भूख लगती थी तब वांगची उसके साथ नहीं था, नीमिंगचे था। तो ये सब तो होना ही था। विंग कमरे में आने के बाद कहता है, शू शू, आप तो मेरी बात समझो ना, कम से कम वो मेरे साथ पहले की तरह रहने लगे, मुझसे 2 पल बात ही कर लिया करें। अब तो वो मुझसे खाने के लिए भी नहीं पूछते हैं। वो सब छोड़ो, वो मेरा हाल भी नहीं जानने की कोशिश करते, अपना हाल भी नहीं बताते कि वो उनका दिन कैसा गया। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँ तो बस मैं ऐसा कहकर चले जाते हैं। कुछ भी पूछो उसका जवाब मुझे शब्दों में मिलता ही नहीं है। नीमिंगचे विंग की तरफ देखकर कहता है, हार मान चुका हूँ मैं तुम दोनों के आगे और पागल हो रहा हूँ। मुझे भी इंसानी दुनिया से ना बाहर जाना है। मैं तुम्हारी इस कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस में नहीं फंसना चाहता। सिंपल, मैं तुम्हें एक प्लान बताता हूँ, अगर वो काम करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो मैं जा रहा हूँ बस। तुम दोनों का काम जाने। विंग कहता है, मैं एक लास्ट चांस लेना चाहूँगा, एटलीस्ट हम दोनों पहले जैसे हो जाएंगे। हो सकता है तुम दोनों पहले जैसे हो जाओ, उम्मीद करता हूँ मैं। नहीं, मुझे अपना प्लान बताता है। विंग कहता है, क्या ये काम करेगा? मुझे लगता नहीं है। नहीं, मुझे कहता है, लगता तो मुझे भी नहीं है, पर ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है। जैसे पिछली बार मैंने जो प्लान बताया था, डैड को लगा था वो काम करेगा। लगा था, हाँ, डैड को लगा था काम करेगा तो करेगा। मुझे लगता है नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा, पर ट्राई तो करना चाहिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में विंग सुबह उठता है। वांग जी जिस टाइम पे अपने काम पे जाता है ना फैक्ट्री के, वो उसके बाद उठा था। एवरी डे वांग जी को आदत हो गई थी, विंग उसे विंडो से, अपने कमरे की विंडो से देख रहा होता था और वांग जी उसे इग्नोर करते हुए जाता था। लेकिन आज वांग जी विंग के कमरे में भी जाकर देखता है तो विंग पीसफुली सो रहा था। वांग जी वहाँ से विंग के माथे पर किस करते हुए वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि कुछ भी हो वो विंग से इतना रूठा रूठा नहीं रह सकता है। वो उसे छोड़कर नहीं जा सकता है, उसका ख्याल रखना बंद नहीं कर सकता है, लेकिन उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता है। ये कितना इमोरल होगा। मोरल्स के ख़िलाफ़ है उसके, इसलिए वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। शाम के समय वांग जी जब थोड़ा जल्दी वापस आ गया था, आज पता नहीं उसे कुछ अनईजी सा फील हो रहा था, इसीलिए शायद जब वो वापस आता है तो देखता है कि नीमिंगचे और विंग गार्डन में बैठे हुए हैं और दोनों बातें कर रहे हैं। विंग कहता है, शू शू, हम लोग कहीं घूमने जाएं क्या? नीमिंगचे कहता है, कहाँ जाना है? विंग कहता है, कहीं भी, कुछ दिन के लिए बाहर चलते हैं। डैड तो वैसे भी मुझसे बात नहीं करते हैं, क्या फ़ायदा फिर यहाँ रुकने का। नीमिंगचे कहता है, पैक चलोगे मेरे? आपके पैक? मेरे पैक? तुमने ये पेंडेंट पहना हुआ है ना, ये मेरे पैक का ही एक सिंबल है। इसके साथ तुम हमारे पैक में जा भी सकते हो और आ भी सकते हो। अब तुमने पैक देखा नहीं है तो तुम कभी जाओगे भी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें दिखा के लेके आता हूँ। डैड से कौन पूछेगा? हाँ, नहीं पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मेरे बारे में केयर करते ही नहीं है। हम लोग कल निकलते हैं। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसे बताए बगैर ये कैसे जाएंगे। उसे यकीन था नीमिंगचे उसे ज़रूर बताएगा। रात को वो ना खाना बना के बैठा हुआ था। जब वो दोनों वापस आते हैं अंदर कमरे के, तो वांग जी को देखकर विंग कहता है, डैड। उसकी आंखों में एक छोटी सी होप थी, पर वांग जी उसे रिस्पॉन्स नहीं करता है, बस कहता है विंग कहता है, क्या आपने डैड खाना सबके लिए बनाया है? वांग जी कहता है नीमिंगचे विंग के हाथों पकड़ कहता है, विंग, तुम क्या बोरिंग खाते रहते हो? तुम्हें मीट नहीं पसंद है क्या? मुझे रॉ मीट बहुत पसंद है। आज तुम्हें मैं रॉ मीट खिला के लाऊंगा। विंग कहता है, पर मैं ह्यूमन हूँ। नीमिंगचे कहता है, तो क्या हुआ? तुम चखे तो देखना एक बार, टेस्ट कैसा लगता है। विंग कहता है, ठीक है डैड, आप खा लो, हम लोग जाते हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप सो जाना। हाँ, आप तो वैसे भी सो जाते हो, हम लोग आ जाएंगे टाइम से। ऐसा बोलकर वो दोनों निकल जाते हैं। वांग जी उन्हें देखता रह गया था। क्या विंग को उसके हाथ के खाने की कोई क्रेविंग नहीं हो रही है? क्या विंग अब उसके हाथ का खाना नहीं खाना चाहता है? रॉ मीट का नाम सुन के वो चला गया, जो कि उसे पसंद भी नहीं है उस चीज़ के लिए। वांग जी बस गल्प करता है, इसलिए नहीं कि उसे जलन हुई, बस उसे बुरा लगा, हर्ट हुआ। विंग उसे छोड़ के जा रहा है, दूर हो रहा है, पर यही तो वो चाहता था ना, तो उसे फिर बुरा क्यों लग रहा है? अच्छा लगना चाहिए ना। उसने ये सोचा था, वो हो रहा है। रात के 12 बज गए थे। विंग और नीमिंगचे अभी तक वापस नहीं आते। जब वो वापस आते हैं तो विंग के हाथ में एक टांग हुल्लू था।
विंग उसे खाते हुए बोलता है, शुशु ये तो बहुत बहुत ज़्यादा स्वीट है, आप खाओगे? विंग का झूठा तांगुलू निमिंग खाता है। ये देखकर अपना वांगजी को और गुस्सा आया था, क्योंकि विंग अपना झूठा किसी को नहीं देता है। उसका ये सिग्नेचर था। विंग कहता था कि ये मेरे सिग्नेचर है लव का। वो सिर्फ अपना झूठा अपने डैड को देगा और झूठा जिसका खाएगा वो भी उसका डैड होगा। पर उसने अपनी ये झूठा अब निमिंग को दिया था। वांगजी बिना किसी केयर के वापस चला जाता है। अगले 2 दिन तक वांगजी बहुत जल्दी निकल जाता है और बहुत लेट आता है, जब तक विंग सो जाया करता है। विंग को वो बस सोते हुए देख पा रहा था। 3rd डे वांगजी थोड़ा लेट उठता है और वो लेट उठ के जब बाहर आता है तो देखता है कि निमिंग ने ब्रेकफास्ट बनाया हुआ है उसके लिए, मतलब निमिंग के लिए और विंग के लिए। जब वो दोनों वांगजी को देखते हैं तो साथ में कहते हैं, हाँ आप ही आए हैं? विंग कहता है, डैड आप गए नहीं आज वर्क पे? वांगजी कहता है, नहीं गया। इतने दिनों के बाद, मतलब लगभग 1 साल के बाद वांगजी ने उससे शब्दों में बात की। विंग को अच्छा लगा पर वो अपनी खुशी नहीं दिखाता है। फिर वो कहता है फिर वो बस खाने के लिए बैठ जाता है। निमिंग कहता है, तुमने बताया नहीं तुम नहीं गए हो, वरना तुम्हारे लिए भी ब्रेकफास्ट बना देता। वांगजी कहता है, कोई नीड नहीं है। निमिंग कहता है, ओके। विंग देखो ये ना ऐसे ऐसा है, मैंने इसको ना ऐसे बनाया था, और पता है मैंने इसको बनाया था ना पहले टाइम पे तो मैंने पूरा किचन जला दिया था। ऐसे करके निमिंग अपने बारे में बताने लगता है और विंग हंसने लगता है। विंग कहता है, हाँ शुशु कितना मज़ेदार है ना ये, काश मैं भी उतना समझदार होता उस टाइम पे, मैं भी देख पाता, फिर मैं आज आपको मजाक उड़ाता। हे बच्चे। विंग कहता है, हाँ मैं बच्चा नहीं हूँ। हाँ तुम यंग हैंडसम मैन हो ना, आप भी तो यंग हैंडसम मैन है ना अंकल ऐसा बोलकर वो दोनों हंसने लगते हैं, एक दूसरे की तरफ आँख मारते हैं और बहुत ज़्यादा लवी डबी दिख रहे थे वो दोनों। वांगजी को कुछ पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही थी ये सब देखकर। ऐसा नहीं लग रहा था कि अब ये जो उनका रिलेशनशिप है ना ये शुशु और नेफ्यू का हो, ये अलग दिख रहा था अब। क्योंकि दूसरे पल निमिंग विंग को अपनी तरफ खींच कर कहता है, विंग क्या हम लोग डेट पे चले? वांगजी कहता है, मिंगजे। निमिंग कहता है, क्या हुआ वांगजी, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? उसे इग्नोर करो विंग, तुम बताओ। विंग कहता है, शुशु, अभी भी शुशु बोल रहे हो? तक्का या फिर ग? विंग कहता है, ग ये अच्छा है, ग वो कितना क्रिंज है। निमिंग से कहता है, क्रिंज? तुम्हारी जनरेशन के लिए तो सब कुछ क्रिंज ही अच्छा लगता है ना तुम्हें, बताओ ग कैसा है? अब ना वांगजी के लिए हद हो गई थी। ग? निमिंग खुद को ग बोलने के लिए बोल रहा है विंग से, हद हो गई, बहुत हद हो गई है। पर फिर भी वो खुद को ना इंडोर करता है। विंग वांगजी की तरफ देखकर कहता है, डैड आप भी चलेंगे क्या? निमिंग मतलब वांगजी जो मना करने वाला था उससे पहले निमिंग कहता है, वो नहीं जाएगा। जब वांगजी सुनता है ना कि निमिंग उसकी तरफ से मना कर रहा है तो वो कहता है, मैं चलूँगा, मेरा आज हॉलीडे है। ऐसा सुनकर ना विंग खुश हो गया था। इसके बाद वो तीनों बस रेडी होते हैं और निकल जाते हैं। विंग ने निमिंग के हाथों में हाथ डाला हुआ था। वो कहता है, वाह ग आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वांगजी को ना गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे लग नहीं रहा था कि वो किसी और चीज़ की वजह से जेलस महसूस कर रहा है। कुछ चीज़ बदल रही थी उसके अंदर, या फिर 1 साल पहले बदल गई थी, जिस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया था अब तक, या फिर जिस चीज़ को वो सोचना भी नहीं चाहता था वो चीज़ अब उसके दिमाग में आ रही थी, उसके जहन में उतर रही थी। जब वो लोग घूमने जाते हैं एक अम्यूज़मेंट पार्क में तो सारी राइड्स लेते हुए विंग किस तरीके से डरते हुए निमिंग का हाथ पकड़ता है, वो दोनों किस तरीके से मस्ती करते हैं, ये सब देख रहा था वांगजी दूर से। और उसे ऐसा लग रहा था कि वो इन दोनों के बीच में 3rd व्हील है। लास्टली जब इवनिंग होती है और वो लोग डिनर कर रहे थे तब वांगजी कहता है, तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? निमिंग और विंग के गले में खाना अड़ चुका था, अटक गया था। लगता है वांगजी के सामने निमिंग का प्लान फेल हो गया है। जो विंग ने कहा था ना कि काम नहीं करेगा, सच हो गया है, उसका प्लान काम नहीं किया है। वांगजी कहता है, क्या हुआ? निमिंग जो कहता है, शादी? निमिंग के दिमाग में तुरंत एक खुराफाती आइडिया आता है। वो कहता है, शादी? तुम्हें लगता है मैं एक ह्यूमन के साथ शादी करूँगा? मैं बस मज़े कर रहा हूँ, और वैसे भी ऐसे दुख होगा भी नहीं, तुमने भी तो इससे पहले रिजेक्ट किया हुआ है ना, तो एक और बार रिजेक्ट होने में क्या बुराई है? वांगजी को गुस्सा आता है। वो कहता है, नीचे। विंग कहता है, क्या आप मुझे रिजेक्ट कर रहे हो गा? अभी भी तुम गा बोल रहे हो
तुम्हें रिजेक्ट कर चुका हूँ मैं, तुम फिर से मुझे शुशु बुलाना चालू कर सकते हो बच्चे। तुम्हें क्या लगता है एक ह्यूमन बेबी एक लड़के को डेट करूँगा मैं? नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। विंग जो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, उसे ना ये सच में फील हुआ। ऐसा लगा था आज उसे दिन भर में कि उसे एक रियल फ्रेंड मिल गया है, पर ये रिजेक्शन ने उसे हर्ट करके गया था। ऐसा लगा जैसे निमिंज उसे दोस्त नहीं मानना चाहता है, पर उसे पता है कि ये भी निमिंज के किसी प्लान का हिस्सा होगा। पर उसे इमोशनल फील हो रहा था कि पहले तो वांगजी और अब निमिंज भी। वांगजी अब निमिंज को थप्पड़ मार देता है। वो उसे उस रेस्टोरेंट से बाहर निकाल के ना काफ़ी गुस्से मुक्के लात थप्पड़ सब जड़ देता है और निमिंजे बहुत बुरी हालत में वहाँ से रेंगते हुए जाता है। वांगजी विंग के हाथ को पकड़ के घर लाकर कहता है, विंग तुम्हें क्या हो गया है? तुम किसी इंसान को नहीं ढूंढ सकते क्या? विंग कहता है, क्या कोई इंसान मुझसे आपके जितना प्यार कर सकता है? शुशु के साथ मैं बचपन से रहा हूँ, इसलिए मैंने उन पर भरोसा किया, पर मैं कभी आपसे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। आप कम से कम मुझसे बात तो कर सकते हैं ना। आपने वो भी मुझसे करना बंद कर दिया है। मेरी हालत कितनी बुरी है आपको पता भी है। कई बार मैंने खुद को मारने की कोशिश की है, बस ये सोचकर कि आप भी मेरे जितने दुखी होंगे, इसलिए मैंने वो स्टेप रोक दिया, पर मुझसे नहीं हो रहा है ये सब कुछ। मैं परेशान हो गया हूँ, मुझसे नहीं झेला जा रहा है, मैं परेशान हो गया हूँ। बस हार मानना चाहता हूँ, मैं शांत कर लेना चाहता हूँ खुद की इतनी परेशानियों को, सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ मैं, एक गहरी नींद में सो जाना चाहता हूँ और फिर मैं कभी नहीं उठना चाहता। इससे पहले भी कुछ और बोल पाता, वांगजी से गले लगा कहता है, बस बहुत हुआ, तुम्हें क्या चाहिए बताओ? मैंने जो पहले कहा था मैं उस पर अभी भी अड़ा हुआ हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें ला कर दूँगा। क्या चाहिए तुम बताओ? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए, आप मेरे साथ रहो। वांगजी बस एक बार गहरी सांस लेता है, फिर वो सोच लेता है कि विंग के लिए ही सही उसे एक कदम उठाना होगा। वो कहता है, ठीक है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए बताओ? विंग कहता है, आप बस हमेशा मेरे साथ रहो, कहीं मत जाओ, कहीं भी नहीं। वांगजी कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा हमेशा के लिए, बस। विंग कहता है, बस क्या? मैं उस एक बाउंड्री को पार नहीं कर पाऊँगा कभी भी। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? विंग कहता है, कोई बात नहीं है, आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे, यही मेरे लिए काफ़ी है। मेरे लिए मायने नहीं रखता है कि आपको मैं क्या कह के बुलाता हूँ या आप मुझे क्या क्या समझते हो। मेरे लिए मायने रखता है कि मैं बस आपके साथ हूँ हर पल, मरते दम तक। बस ये चाहता हूँ मैं। तो मैं फिज़िकल किसने कहा है मुझे फिज़िकल प्लेजर की नीड है? मुझे नहीं चाहिए। पर मैंने उस दिन आपको इम्पल्सिव होकर किस कर लिया था डैड। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। मैं सब बिल्कुल कभी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा, आई स्वेयर। आप मेरे साथ रहोगे ना? वांगजी बस हाँ भी भर देता है और बस विंग को गले लगाता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और बस उसे वहीं बैठा रहता है गले लगाने के बाद। यहाँ से सीन शिफ्ट करके देखते हैं 6 महीने बाद का, जहाँ पर विंग अपने कॉलेज के लिए लेट होते हुए बोलता है, ओफो, अब मुझे कब अपना फूड दोगे मुझे ला के मेरा? तभी वांगजी ला के देते हुए बोलता है, ये रहा तुम्हारा फूड। कितने बेवकूफ़ हो तुम, अब तक तुम्हें खाना बनाना तक नहीं आता है, कैसे संभालोगे अपने आप को तुम? कल को मैं कुछ नहीं करूँगा, आपको पता है। मैं अगर शादी करूँगा तो बस आपसे और किसी से नहीं करूँगा। वांगजी कहता है, बेशरम लड़का। विंग कहता है, वो तो मैं बचपन से हूँ, आपने कभी नोटिस नहीं किया, ये अलग बात है। नहीं मुझे जो कि दरवाजे से अंदर आते हुए बोलता है, हो गया तुम दोनों में सुलह? मुझे तो लगा था और 6 महीने लगाओगे अब तक। वांगजी कहता है, तुम फिर से मेरे घर क्या कर रहे हो आके? हाँ, वांगजी की बात पर नहीं मुझे कहता है, बताओ, दोनों लोग एक जैसे हैं। पिछली बार तुम्हारी हेल्प की थी मैंने प्लान में, तो इस विंग ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था और मैंने विंग की मदद की तो तुम मुझसे बात करना बंद कर रहे हो। आखिर मैं कहाँ जाऊँ? तभी विंग कहता है, कहाँ जाओ, क्या जाओगे? लान हाउस जाओ। आपको पता है इन्होंने एक इंसान को अपने जाल में फंसा लिया है। वांगजी कहता है, किसको? आपके फैक्ट्री के मैनेजर को। लास्ट जन नहीं मुझे
तुम लास्ट जन। निमिंग से कहता है देखो वो तुम्हारा बेटा नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम दूर रहना। पर तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक वुल्फ हो और वो एक इंसान है। निमिंग से कहता है प्यार का कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे हो गया सो हो गया, और उसे भी मुझसे हो गया तो हो गया। हाँ वैसे भी हम तुम्हारी तरह नहीं रहने वाले हैं संन्यास लेकर, हम लोग सच शादी करेंगे, फुल टू वेडिंग। और मैंने उसे बता दिया कि मैं वुल्फ हूँ। तुमने मेरा तो नहीं बताया ना, मैं तुम्हें मार डालूंगा नीचे। नीचे कहता है तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारे डिसीजंस है, मैं क्यों बताऊंगा। तुम बताना है तो तुम बताना, नहीं बताना है तो मत बताना, मैंने मेरा बताया हुआ है जो कि इम्पॉर्टेंट है। और मैं उसे अपने पैक भी ले जा चुका हूँ। मैंने सबको बता दिया है कि वो अपने हमारे पैक का होने वाला लीडर का वाइफ है। वाइफ। विंग हैरान होकर कहता है डैड मुझे भी वाइफ बनना है। ये सुनकर ना जो वांग जी पानी पी रहा था वो उसे खास के निकालते हुए बताया क्या कहा तुमने। विंग कहता है हाँ मुझे वाइफ बनना है। एक्चुअली हम रोल प्लेस कर लेते हैं ना, अब आप मेरे डैड नहीं हो गया, हस्बैंड हो जाओगे। वांग जी विंग की तरफ देखता है, फिर नी मिंग की तरफ देखकर उसे गुस्से में घूर कर कहता है नी मिंग कहता है मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने आई स्वेर मैंने कुछ नहीं किया है। नी मिंग की तरफ वांग जी भागता है चाकू लेकर, क्योंकि ये खुराफाती आइडिया नी मिंग ने उसे दिया है। अब बेचारा नी मिंग भी क्या करे, डोंटी मिंग है ही ऐसा, जो चीज़ चाहिए तो वो चाहिए। अब एक नया सफ़र चालू होने वाला है विंग के वाइफ बनने का, क्योंकि अब तो वो नहीं मानेगा, उसे वाइफ बनना है तो बनना है। जब नी मिंग एक इंसान को वाइफ बना सकता है तो वो एक इंसान होकर के एक फॉक्स का वाइफ क्यों नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। अब बेचारा विंग ये भूल रहा है कि वो उस फॉक्स के साथ बचपन से रहा है, उस फॉक्स ने उसे पालकर बड़ा किया है, तो उनके बीच में ये चीज़ बहुत ऑकवर्ड हो जाएगी। पर उसे चाहिए तो चाहिए, और इवेंचुअली वांग जी को मानना ही पड़ेगा। तो यह स्टोरी आप अपने दिमाग में फ्रेम कर सकते हैं। हमेशा की तरह कुछ स्टोरीज़ को अधूरा छोड़ने की मेरी लत सी लग गई है। वेल इसकी एक हैप्पी एंडिंग है, क्योंकि इन द एंड इवेंचुअली विंग और वांग जी साथ होंगे। मैरिड लाइफ में भी वो दोनों एक जैसे होंगे, बस वांग जी विंग की एक्स्ट्रा केयर करेगा एंड विंग उसके सामने बूढ़ा होगा। और विंग के मरने के बाद वांग जी हज़ारों सालों तक उसकी यादों के साथ जिएगा, गम में नहीं खुशी में, कि उसने एक ऐसी मेमोरी क्रिएट की है जो उसे हज़ारों सालों तक ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी थी। विंग के जाने के बाद भी वो बस विंग के मेमोरीज़ के साथ उसी एक हाउस में रहा और हमेशा हमेशा के लिए उस जगह कैद हो गया। अदरवाइज